बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है, एमके प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक नई लेक्चर सीरीज़ लेकर आया। ये लेक्चर सीरीज़ जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब हैं, जैसे कि फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में ESTs की जॉब है, या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में EST SSTs की जॉब है, इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, सबके लिए ये जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और इसकी खूबी ये है कि हम इसको ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। और अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशन का चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको इस सीरीज के तमाम लेक्चर जो है वो बर वक्त मिलते रहें। इससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड तमाम बेसिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स जो है उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स जो है वो कौन से होते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। वो तमाम कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करते हैं, या उसको इनपुट आउटपुट लेने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है। उनमें जो कैटेगरीज बनती हैं, उनमें ये चंद एक कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेज हैं। डिटेल से देखते हैं इनपुट डिवाइसेज क्या हैं। ये डाटा को डिलीवर, जो कंप्यूटर को डाटा देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं जिनमें हम ICT कंपोनेंट्स को जो वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक जनरल सिंपल से डायग्राम में देखें, तो इनपुट एक्चुअली वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड, एक स्पेसिफिक काम के हवाले से जो हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं, वो उसका इनपुट होती है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU, ये उसके अंदर मेमोरी यूनिट्स भी होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स भी होते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स भी होते हैं, जो उसको प्रोसेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट के तौर पर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आगे मूव करते हैं, इन सारी कैटेगरीज को जरा डिटेल से देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो शामिल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं, ये वो तमाम डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कीबोर्ड, अगर हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो हम कीबोर्ड के जरिए उसको टाइप करके प्रोवाइड करते हैं, तो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। इस तरह माउस के जरिए हम कर्सर को मूव करवा के कोई चीज सेलेक्ट करते हैं, दैट इज एन इनपुट डिवाइस। इसके अलावा स्कैनर है, हमारे पास जॉयस्टिक है, ये सारी की सारी जो हमारे पास है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कीबोर्ड है, हम टाइपिंग करके कोई चीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। माउस जो है वो कर्सर को मूव करवा के इनपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन, उसके बाद OCR रीडर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बारकोड रीडर। ये वो सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के एज ए इनपुट पूछी जा सकती हैं। तो MCQ के अंदर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन नजर आता है, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस ही गिनी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से रिलेटेड, शॉर्ट की से रिलेटेड भी हमारा एक अलग से सेशन है, जिसके अंदर जो हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं वो बड़ी ही डिटेल से उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। कीबोर्ड एक मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर को कमांड देने का, इनपुट देने का। ये इसके जो बेसिकली 5 हिस्से होते हैं। यहां पर अगर आप ऊपर की तरफ देखें, जो हमारे पास F सीरीज होती है, F1, F2, F3, F4 से लेकर F12 तक, इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास कॉर्नर की है, इसको हम एस्केप की कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास सारा हिस्सा आ जाता है, ये वाला, ये सारा हिस्सा हमारे पास टाइपराइटर कीज होती हैं, जिसमें हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स और पंक्चुएशंस वगैरह होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कर्सर कीज है, जिसके जरिए हम नेविगेट करते हैं। और ये हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो MCQ से रिलेटेड इन सवालों को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आगे मूव करते हैं, हमारे पास माउस है। माउस बेसिकली
कर्सर को मूव करवा के उसको इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो क्लिक्स होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और सेंटर में हमारे पास स्क्रॉल रोलर होता है जो पेज को ऊपर नीचे मूव करवाने के लिए होता है। ये यूएसबी बेस्ड माउस है। इससे पहले SP2 शायद आपने देखा होगा, गोल पिन वाले जो होते थे उनको SP2 फॉर्मेट का माउस कहा जाता है, लेकिन अब ज्यादातर जो माउस है वो यूएसबी बेस्ड है या ऑप्टिकल माउस है, वायरलेस माउस इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक अमूमन गेमिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम गेम को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल पैनल के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसको हम जॉयस्टिक कहते हैं, जिसके जरिए हम बहुत सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट पेन। जस्ट लाइक दिस, लाइट पेन इज एक्चुअली वायरलेस डिवाइस जो किसी स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, लिखने के लिए, मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम इसको भी यूज़ करें, ये भी एज ए लाइट पेन इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास स्कैनर आ जाता है। जैसे कि नाम से उसके जाहिर हो रहा है, स्कैन करता है। तो स्कैनर एक्चुअली क्या करता है, पेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। हम किसी स्कैनर के ऊपर एक पेज रखते हैं और उसको स्कैन करते हैं, तो वो उसके पेपर के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है उस पेपर को, उस ग्राफिक को, उस इमेज को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटो, JPEG फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई चीज होती है ना, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जो पेपर के ऊपर कोई चीज टाइप लिखी होती है वो हार्ड कॉपी है, और जो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसका होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। MCQ के पॉइंट से ये बहुत अहम क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोफोन है। जैसे कि हमारे पास हमारी आवाज को कवर करने के लिए माइक्रोफोन होता है। हम जब बोलते हैं तो हमारी इस आवाज को, इस वाइब्रेशन को हमारा जो माइक्रोफोन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि सिस्टम को उसकी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो माइक्रोफोन आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको माइक भी कहते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये OCR एक्चुअली एक स्कैनर ही है, बट ये थोड़ा सा फास्ट होता है, बड़े पैमाने पर होता है। हम इस पे बुक्स, स्कैन्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद एक वाइडली यूज चीज है बारकोड रीडर। ये आपने अक्सर शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा। बारकोड रीडर असल में ये इस तरह का एक बारकोड होता है। ये बारकोड कंटेन करता है इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि आप बिस्किट का पैक लेते हैं, उसके ऊपर एक बारकोड बना हुआ है, तो वो बारकोड उस बिस्किट की डिटेल बताएगा कि वो बिस्किट क्या है, किस कंपनी का है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके प्राइस क्या है। तो ये जो बारकोड स्कैनर है ये एक लेजर लाइट के जरिए इस सारे कोड को स्कैन करके रीड करेगा और इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करेगा कंप्यूटर के साथ। तो इसको भी हम एज ए इनपुट डिवाइस ही लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल कैटेगरी है इनपुट डिवाइसेस की, जिनको हम सेंसर्स कहते हैं। सेंसर्स क्या करते हैं, सेंसर एक्चुअली एक फिजिकल चेंज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर कर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट सेंसर्स होते हैं, तो जब कोई लाइट उस पर फॉल करती है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताता है कि उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। तो सेंसर्स असल में किसी फिजिकल चेंज को या किसी भी फिनोमिना को कंप्यूटर को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमारे पास साउंड के सेंसर होते हैं, लाइट के सेंसर है, वेट के सेंसर्स हैं, इस तरह हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स हैं। अर्थक्वेक के सेंसर्स हैं, टेम्परेचर प्रेशर के सेंसर्स हैं। वो सारे के सारे सेंसर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल अगर हमने बर्गलर अलार्म लगाया हुआ है, किसी पर्सन के गुजरने से वो मोशन सेंसर लगाया हुआ है, तो मोशन सेंसर क्या करेगा, एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करेगा सेंसर, और वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और उसके अगेंस्ट जो है फर्ज करें वो अलार्म को बजा देगा या ट्रैफिक लाइट को ऑन करेगा या किसी भी तरह की आउटपुट जब उसको प्रोवाइड करेगा। तो सेंसर्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट है। तो एक्चुअली ये सारे सेंसर्स भी इनपुट डिवाइस के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। तो एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए किसी भी तरह का कोई भी सेंसर है, वो सारे के सारे इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज होते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। तो जिस तरह इनपुट डिवाइसेस सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह सिस्टम प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन आउट करता है, जो हमें
उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है, हम उसको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट बहुत सारी डिवाइसेज हैं, जैसे एलसीडी जो हमारे पास मॉनिटर होता है वो भी आउटपुट। जिस तरह ये हमारे पास मॉनिटर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, हमें कोई चीज दिखा रहा है, तो ये सारी की सारी आउटपुट्स है। इसके अलावा प्रोजेक्टर है, स्पीकर्स है, प्रिंटर है, ये वो सारी चीजें जिससे हम आउटपुट कंप्यूटर से रिसीव करते हैं। तो वो सारी डिवाइसेस जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाती हैं उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ओके जी, आगे हमारे पास आ जाते हैं मॉनिटर्स। मॉनिटर्स की कुछ टाइप्स हैं। मॉनिटर्स एक्चुअली क्या है? मॉनिटर्स के जरिए हम देख पाते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, हम उसको क्या कमांड दे रहे हैं और वो उस कमांड के नतीजे में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्चुअली हम मॉनिटर से ही देखते हैं। उनमें हमारे पास 3 तरह का मॉनिटर्स होते हैं, LCD, CRT और LED। लाइट एमिटिंग डायोड बेस्ड, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सबसे पहले हमारे पास सबसे पुराने ये CRT बेस्ड मॉनिटर, टीवी की जो ट्यूब की तरह पे काम करते हैं, इसको कैथोड रे ट्यूब की बेस पर काम करते थे, और उसकी इवॉल्व फॉर्म LED और LCD मॉनिटर्स हमारे पास मौजूद हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं और इनका काम कैसे। सबसे पहले हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है, ये देखें जी, ये इसकी इमेज है। इसकी फंक्शनैलिटी की बड़ा ही सिंपल सा फिनोमेना है। जितने भी हमारे पुराने टीवी थे, वो बड़ी बड़ी स्क्रीनों वाले वजनी टीवीज जो थे, वो सारे के सारे कैथोड रे बेस पर हुए होते हैं। यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास एक हीटर होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स या जो कैथोड रेज जो है वो निकलती हैं। ये इसके ऊपर एक शेल चढ़ा होता है, ये शेल कंट्रोल ग्रिड है जो उन इलेक्ट्रॉन्स की एक स्मार्ट सिंपल सी बीम बनाती है, जो बीम आगे की तरफ मूव करती है। अब इस बीम के रास्ते के ऊपर हमारे पास कुछ डिफ्लेक्टिंग और फोकसिंग कॉइल्स होती हैं, जैसे ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल है या फोकसिंग कॉइल्स हैं। इन कॉइल्स को बेसिकली कंप्यूटर से सिग्नल्स आ रहे होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई इमेज बनानी है तो ये कॉइल्स का करंट डेविएट करेगा और ये इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं मूव करवाएंगे, और उसी पैटर्न से ये बीम्स मूव करती हुई आगे आकर इस स्क्रीन पर टकराएंगी। इस स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली फास्फोरस की एक तय लगी होती है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम जाके इस स्क्रीन के साथ टकराती है तो वहां पर ग्लो पैदा करती है, जिससे हमें चीजें नजर आती हैं। अब सारा कमाल है इन कॉइल्स का। जिस तरह से ये कॉइल्स इनको डेविएट करेंगी, इनकी डायरेक्शन को चेंज करेंगी, उसी तरह से ही यहां पर स्क्रीन के ऊपर जो इमेज जो है वो क्रिएट होगी। तो इन कॉइल्स का काम जो है वो सीपीयू मॉनिटर करता था। सीपीयू जिस तरह का सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ये कॉइल उसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को ऊपर या नीचे करके मूव करवाती हैं और स्क्रीन के ऊपर हमें डिजायर्ड पैटर्न जो है वो नजर आता है। इसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इसकी बेस पर इसको CRT कहा जाता है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। तो ये सबसे पहले टेक्नोलॉजी थी जो यूज होती थी। उसके बाद हमारे पास इसकी आगे आ जाता है हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसको हम LED या LCD डिस्प्ले कहते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, उनमें से एक नॉन अमिसिव डिस्प्ले है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास अमिसिव डिस्प्ले है जिसको हम LED बेस कहते हैं। LED फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, ये MCQ से रिलेटेड बहुत अहम क्वेश्चंस है। LED लाइट एमिटिंग डायोड, ये अमिट करते हैं, ग्लो करते हैं, इसलिए उसको अमिसिव, अमिट करने वाला डिस्प्ले कहा जाता है। जबकि यहां पर ये LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके अंदर सारा लिक्विड होता है और वो इलेक्ट्रोनाइज्ड होकर जो हमें डिस्प्ले बना के देता है। अब चूंकि इसमें कोई ग्लो नहीं है, कोई LED नहीं है, इसलिए इसको नॉन एमिसिव डिस्प्ले भी कहा जाता है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे ही MCQ बेस्ड है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डिस्प्लेस पे, इसको हम LED डिस्प्ले कहते हैं। छोटे छोटे LEDs लगे हुए हैं और उनके ग्लो करने से जो कोई पैटर्न या कोई पिक्चर या कोई तस्वीर या कोई भी चीज नाम वगैरह बन रहा होता है, इसको हम एमिसिव डिस्प्ले या LED स्क्रीन कहते हैं। और जिस तरह ये वाली स्क्रीन है,
इसके ऊपर कोई एलईडीज नहीं है, एक लिक्विड है इसके अंदर जो उसके आयनाइज्ड होकर डिस्प्ले को बनाते हैं, इसको नॉन एमिसिव कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस शेप का ये प्रोजेक्टर, इसको हम सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, इसके आगे लैंप लगा होता है और ये लैंप जो है उस पिक्चर को डिस्प्ले करवाता है स्क्रीन के ऊपर, इसको मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कहते हैं। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है ग्राफिक प्लॉटर। ग्राफिक प्लॉटर क्या है? ये एक्चुअली एक प्रिंटर है, ये बेसिकली एक प्रिंटर की टाइप है जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ग्राफिक्स को बड़ा सारा प्रिंटर होता है, टेबल के ऊपर रखा होता है, इसके ऊपर जितने भी ग्राफिक्स हैं वो कंप्यूटर इसको प्रोवाइड करता है और ये उसको पेपर के ऊपर प्रिंट करके एज ए आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद ग्राफिक प्रिंटर के बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर जिसको हम कहते हैं। ये लेजर प्रिंटर जो है आम प्रिंटर जैसे हम यूज करते हैं, इसके अंदर स्याही का ड्रम लगा होता है, स्याही इसके ऊपर गिरती है, वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होती है और पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाती है। ये सारे छोटे बड़े बिजनेसेस हो, शॉप्स हो, किराना स्टोर, जो भी हर जगह पर ये ही प्रिंटर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्पीकर है, स्पीकर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं साउंड की, जिससे हमने देखा था कि माइक जो था, माइक्रोफोन जो था वो आवाज को कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इससे जो स्पीकर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं आवाज के अंदर। तो स्पीकर्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। ओके जी, ये हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के दिमाग की, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए या उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं, इसका भी हमारा एक सेपरेट लेक्चर है मेमोरी के ऊपर भी, कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइसेस, उसकी टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी के ऊपर, उसके ऊपर हम इसमें उसके अंदर हम इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी यूनिट बेसिकली इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। कंट्रोल और अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है ये डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसी की बेस पर कंप्यूटर जो वो सारे डाटे को प्रोसेस करता है। उसके बाद जी मेमोरी यूनिट की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आगे आपको बताया, मेमोरी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनमें फ़र्क ये है कि कुछ मेमोरीज जो है वो परमानेंट होती हैं, कुछ जो है वो टेम्परेरी होती हैं। जब सिस्टम बूट होता है, सिस्टम स्टार्ट होता है, तो जब तक वो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर कोई ना कोई काम चल रहा है, वो उसकी टेम्परेरी मेमोरी में, जिसको हम रैम कहते हैं, उसमें स्टोर होता है। जैसे हम सिस्टम को बंद करते हैं वो मेमोरी वॉश हो जाती है। पर जो उसकी प्राइमरी मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हम उसके अंदर फाइल जब तक खुद डिलीट ना करें, वो फाइल उसके अंदर परमानेंट स्टोर रहती है जब तक हम चाहें। उसके बाद यूनिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे यूनिट है। जो सबसे छोटा यूनिट है वो इसका बिट कहलाता है, सबसे छोटा यूनिट बिट कहलाता है। तो बिट के बाद इसके बाद हमारे पास बाइट है, उसके बाद हमारे पास मेगाबाइट जिसको हम एमबी कहते हैं, उसके बाद गीगाबाइट जिसको हम जीबी कहते हैं, और उसके बाद टेराबाइट जिसको हम टीबी कहते हैं। तो ये बेसिक मेमोरी यूनिट्स है। इसके ऊपर हमारा एक डिटेल लेक्चर होगा जिसको हम बताएंगे कि कितने यूनिट्स के साथ कौन सा यूनिट जो है वो बनता है। ओके जी, आगे हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो ये उसकी मेन मेमोरी कहलाती है। सिस्टम की जो मेन मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी उसको कहते हैं। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये सारे वर्ड्स स्टूडेंट्स याद रखें, ये सभी एमसीक्यू से रिलेटेड हैं। किसी भी फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये जो मेमोरी है ये एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है प्रोसेसर को, और इसके अंदर ही जो प्रोसेसर है वो प्रोग्राम्स को या उस डाटा को स्टोर करता है जो उस वक्त चल रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब सिस्टम ऑन होता है तो जितनी भी इसकी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं या टेम्परेरी टास्क हैं वो सारे के सारे उसकी प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं, और जब सिस्टम को हम शट डाउन करते हैं तो ये सारी की सारी मेमोरी साफ हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स। तो प्राइमरी मेमोरी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक हम होती है रैम और दूसरी होती है रोम।
रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स एब्रीवेशंस के ऊपर भी हम एक लेक्चर्स को रखेंगे। एब्रीवेशंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं, शॉर्ट कीज हैं, इसलिए इन वर्ड्स को गौर से देखें, इनको याद रखने की कोशिश करें। ये सभी के सभी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। आपने अक्सर इस तरह की ग्रीन चिप्स देखी होंगी, ये रैम की फॉर्म में है और ये अक्सर 1 GB 2 GB 4 GB की फॉर्म में गिनी जाती है। तो कंप्यूटर की तमाम टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी मेमोरी जो इस रैम के अंदर जाती है, और जब हम सिस्टम को बंद करते हैं, पावर ख़त्म होती है, तो इसकी रैम भी वैनिश हो जाती है। और जो रोम है, इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जिसके अंदर हम अगर सिस्टम को चीज़ों को स्टोर कर दें तो जब तक हम उसको खुद डिलीट ना करें, चीज़ें वहीं पर स्टोर या सेव रहती हैं। इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये डाटा को रिटेन रखती है अगर पावर लॉस्ट भी हो जाए। तो ये भी एक अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पावर लॉस के साथ रैम की मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन पावर लॉस के साथ जो रोम की मेमोरी है वो ख़त्म नहीं होती। ओके जी, आगे हम मूव करते हैं। हमारे पास उसकी मेमोरी के यूनिट्स हैं, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा एक बाइट होता है जो बाइनरी डिजिट है, जो 0 या 1 बाइनरी नंबर्स के साथ खेलते हैं हम। 0 या 1 जो मशीन लैंग्वेज है, किसी एक करेक्टर को डिनोट करता है, 1 बाइट। उसके बाद 4 बाइट्स हो तो एक नेबल बन जाता है जो कि आधा बाइट कहलाता है। 8 बिट्स हो तो 1 बाइट बनता है। इसी तरह 1024 बाइट हो तो 1 किलो बाइट, जिसको हम KB कहते हैं, 1 KB। उसके बाद हमारे पास 1024 किलोबाइट्स हो तो 1 मेगाबाइट मतलब MB बन जाता है। 1024 मेगाबाइट्स हो तो 1 GB। 1024 गीगाबाइट्स हो तो 1 TB। और उसके बाद 1024 टेराबाइट्स हो तो 1 पेटाबाइट PB। और इस तरह 1024 पेटाबाइट हो तो 1 हेक्साबाइट HB। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक अहम बात कि अमूमन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है 1024, लेकिन राउंड फिगर में हम इसको 1000 भी लिखते हैं। 1000 मेगाबाइट जो केबीज हो तो 1 MB बनता है। इस तरह 1000 MBs हो तो 1 GB बनता है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 1000 से रिलेटेड बात हो, देन आप उसके अकॉर्डिंग उसको अटेम्प्ट करेंगे। इन जनरल हम उसको राउंड ऑफ करके 1000 ही गिनते हैं, बट अगर एक्यूरेट बात करें तो दैट इज 1024। तो इस चीज को, इस फर्क को भी आपने जहन में रखना है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की। तो यहाँ पर हमारी मेमोरी की हमारी मेमोरी की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और ये हमारी परमानेंट स्टोरेज है जिसको हम हार्ड डिस्क, CD, DVD, SSD ये इन फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ये हमारी परमानेंट मेमोरी कहलाती है जो हमारा डाटा स्टोर रहता है। तो इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज है और ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है जिसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर रहता है। अब अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर ये जो हार्ड डिस्क या SSDs होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो हार्ड डिस्क जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक सख्त डिस्क है, एक ऐसी डिस्क है जिसके अंदर डाटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप्स के ऊपर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ये डिस्क नजर आ रही है, ये आपको जो सिल्वर से डिस्क नजर आ रही है ये मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं और ये उसके ऊपर एक हेड लगा होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे फील्ड्स के जरिए जो है हम जो डाटा है वो स्टोर करवाते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। और ये इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोडिंग 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है क्योंकि हमारी जो सिस्टम है कंप्यूटर वो बाइनरी कोडिंग को समझता है। और बाइनरी कोडिंग में क्या क्या शामिल होता है, 0 और 1, और इसी फॉर्मेट में हम सारी इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करवाते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हार्ड डिस्क।
तो हार्ड डिस्क जो है हमारे जितने भी कंप्यूटर टीवीज वगैरह हैं जो एक प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स कंप्यूटर हैं, टीवी सैटेलाइट रिकॉर्डर हैं, सर्वर्स हैं, मेन फ्रेम है, मतलब हर सिस्टम में ये हार्ड डिस्क जो प्रोवाइड पाई जाती हैं जो उसकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर चीज़ों को स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लार्ज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास। अब छोटी छोटी जो एसएसडी कार्ड है वो टेराबाइट की रेंज में आ चुके हैं, पीटाबाइट की रेंज में आ चुके हुए हैं, तो जिसमें थाउजेंड ऑफ जो चीज़ों पिक्चर्स वीडियोस मूवीज़ या बुक्स वगैरह हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो बहुत लंबी रेंज हमारे पास उसकी होती है। उसके बाद हमारे पास फास्टर ऑप्टिकल डिस्क फास्टर होती हैं, बहुत तेज़ी से हम किसी भी डाटा को, अगर हमने फ़र्ज़ करें 10,000 मूवीज़ को या 10,000 फ़ोटोज़ को स्टोर किया हुआ है तो हम बड़ी तेज़ी से नेविगेट करके किसी भी फ़ोटो या वीडियो तक जा सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, परसिस्टेंट होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए उस पर सेव रहती है, डाटा को रिस्क बहुत कम होता है, और उसके बाद उसको ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है, अपग्रेड भी किया जा सकता है। अब अगर एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली देयर आर डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस क्या है? ये मूविंग पार्ट्स हैं, रिलाइज ऑन द मूविंग पार्ट्स, कि वो मूव अगर कर रही हैं तो उस पर काम कर रहा है, अगर फर्ज करें उनमें कोई खराबी आ गई, उसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपका डाटा लॉस्ट हो सकता है। उसके बाद डिस्क सर्फेसेस कैन बी डैमेज, कि अगर वो गिर जाती हैं, कोई ठोकर लग जाती है, कोई उस पर फोर्स लगती है, कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल उस पर लगता है, तब भी आपका डाटा लॉस हो सकता है। उसके बाद पावर कंजप्शन, ऑब्वियसली ये चीज़ें पावर कंज्यूम करती हैं, और उसके बाद नॉइजी भी होती हैं, आवाज़ पैदा करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इनकी स्पीड स्लो होती है। आप अगर 5 GB या 10 GB की कोई फाइल कॉपी करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली 5-10 मिनट लगते हैं उसको स्टोर करने में, तो इस वजह से उनकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है, जो कभी कभी इरिटेटिंग होती है। ओके जी, हार्ड डिस्क की जो लेटेस्ट टाइप है, जो एडवांस टाइप है, हम उसको SSD कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो हार्ड डिस्क है वो ज़रा मोटी होती है, साइज में बड़ी होती है, स्पीड में स्लो होती है, लेकिन जो हमारे पास इसकी लेटेस्ट फॉर्मेट है उसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, SSD ड्राइव कहते हैं। ये ज़रा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है, तेज़ होती है, कैपेसिटी ज़्यादा है, साइज में छोटी है, अमूमन लैपटॉप्स में इसमें इस्तेमाल होती है, स्मार्टफोन्स के अंदर, टैबलेट, जितने लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप सोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि साइज में छोटे होने की वजह से इसकी एप्लीकेशंस ज्यादा। अब एक बड़ी हार्ड डिस्क को कैमरा के अंदर फिट नहीं कर सकते, लैपटॉप के अंदर फिट नहीं कर सकते, बट ये जो SSD है ये साइज में छोटे होने की वजह से ये बहुत सारी डिवाइसेस में अप्लाई हो जाती है जहां पर हार्ड डिस्क अप्लाई नहीं हो पाती। ओके जी, ये मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता चुका हूँ। स्पीड हाई है, ड्यूरेबल है, कॉम्पैक्ट है, लेस नॉइस है, लेस पावर कंजप्शन है। मतलब जो हमारे डिसएडवांटेजेस थे हार्ड डिस्क के, उन सब के अगेंस्ट एडवांटेजेस हमारे पास SSD के होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो एक्सपेंसिव है, ये महंगी है, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल प्राइस पे ये मिलती है हार्ड डिस्क की निस्बत। उसके बाद स्टोरेज स्पेस जो है वो HDD से कम होती है, इसकी कैपेसिटी उसकी निस्बत कम है, लाइफ स्पैन भी उसकी निस्बत कम है। तो ऑब्वियसली जहां पे एडवांटेजेस हैं वहां पे डिसएडवांटेजेस भी इसके होंगे। इसके बाद हमारे पास USB फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी मीन जो हम टेम्परेरी तौर पर डाटा को ट्रैवल, इसको डाटा ट्रैवलर्स भी बोलते हैं। तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम USB को यूनिवर्सल सीरियल बस, USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको हम डाटा ट्रैवलर भी बोलते हैं। हम USB के जरिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को ट्रैवल करवा सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? पहला ये एप्लीकेशन इसका ट्रांसफर ऑफ डाटा, कि हम डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिजिटल कैमरा के अंदर ये मेमोरी कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। डिजिटल कैमरा छोटी सी डिवाइस होती है तो उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी छोटे छोटे लगते हैं, तो उसको भी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, क्योंकि हम कैमरे के अंदर परमानेंट स्टोरेज नहीं करते, हम पिक्चर्स लेने के बाद उस डाटा को किसी कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते होते हैं SSD कार्ड्स या ये फ्लैश ड्राइव जो है काफ़ी सस्ती होती हैं, स्पीड हाई होती है, साइज उसका बड़ा छोटा सा होता है, नॉइस कोई नहीं होती, प्लग एंड प्ले, कोई ड्राइवर नहीं इनके लिए रिक्वायर्ड होता। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास जो इसका सोर्स मालवेयर स्प्रेड करने का जो सोर्स है, वायरसेस स्प्रेड करने का सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले बताया कि ये एक डाटा ट्रैवलर है,
तो जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रैवल करवाते हैं, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट सिस्टम में अगर कोई मालवेयर, कोई उसके अंदर वायरस मौजूद है, तो वो वायरस इस डाटा ट्रैवलर के साथ दूसरे सिस्टम में भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेजेस है इस फ्लैश मेमोरी का, वो यही है कि ये स्प्रेड करती है मैलवेयर को या उसके जो भी इससे रिलेटेड खतरनाक सॉफ्टवेयर है उनको स्प्रेड करती है। लाइफ स्पैन लिमिटेड है, सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, इस पर डाटा इतना सिक्योर नहीं होता जितना एसएसडी या हमारे पास जो हार्ड डिस्क थी उसके अंदर होता है, और उसके बाद गुम होने का चांस, साइज में छोटा है तो अक्सर लॉस्ट हो जाती हैं। ओके जी, आगे हम बात करते हैं सिस्टम के कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, सिस्टम का ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसर इसका लगा हुआ है ये इसका कंट्रोल यूनिट है, जो उस पूरे सिस्टम को जो डाटा है वो उसको प्रोसेस करवाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोडिंग 0 and 1। तो हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो सारे के सारा इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू प्रोसेस और कंट्रोल होता है। जो हमने पीछे जनरेशंस पढ़ी थी सिस्टम की, तो उन जनरेशन में जो डिफरेंस था, वैक्यूम ट्यूब्स, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स, ये एक्चुअली कंट्रोल यूनिट्स हैं। तो कंट्रोल यूनिट्स के इवॉल्व होने से ही हम सिस्टम की पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। तो जितनी भी प्रोसेसिंग है वो इसी कंट्रोल यूनिट के अंदर होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बी रिमेंबर, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि कंप्यूटर की जरूरत दो वजहों से पड़ी थी, एक डाटा स्टोरेज के लिए और दूसरी जो वजह थी वो कैलकुलेशंस के लिए थी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, याद रखिए कि जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है वो बाइनरी कोडिंग में होती है, 0 1 1 0 0 1 0 1। आप बेसिक मैथमेटिक्स अगर देखें तो उसके अंदर सभी कैरेक्टर्स को ABC 1 2 3 जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम उन सब को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास C कैरेक्टर है तो उसको हम बाइनरी कोड फॉर 0 1 1 0 0 1 0 इसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए कि जितना भी इनपुट हम सिस्टम को दे रहे हैं वो बेसिकली इन मैथमेटिकल यूनिट्स में जाता है। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सी इन कर रहे हैं तो उस सी को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसको कन्वर्ट करने के, वो सारे के सारे हमारे इस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होंगे। तो अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ALU जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर की वर्किंग के बारे में कि कंप्यूटर की वर्किंग किस तरह से होती है। तो स्टार्ट हम लेंगे इनपुट से। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, वर्किंग बताने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार कंप्यूटर की डेफिनेशन को रिमाइंड करवा दूं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट को रिसीव करती है, फिर उसको प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट प्रोवाइड करती है और उसको स्टोर करती है। तो ये 4 स्टेप्स की बेस पर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन की थी और उसी के बेस पर हम इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनपुट। अब इनपुट कुछ भी हो सकती है, आप कीबोर्ड के जरिए कोई कमांड दे सकते हैं, माउस के जरिए कोई क्लिक कर सकते हैं, जॉयस्टिक के जरिए किसी गेम की कमांड दे सकते हैं, बोलकर माइक के जरिए उसको साउंड की आवाज दे सकते हैं, किसी स्कैनर के जरिए हम उसकी कोई डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इनपुट कैन बी इन एनी फॉर्म। उसके बाद वो इनपुट किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा CPU के अंदर, उसको प्रोसेस करेगा, जो भी रिलेटेड उसका ऑपरेशन होगा वो उसको प्रोसेस करेगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको सारे को वो प्रोसेस करेगा। अब उस प्रोसेस के बाद ये 2 काम होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन आवर नीड। अगर तो हम चाहें तो हम उस आउटपुट को, उस प्रोसेस हुए डाटा को हम सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब वो आइदर हम उसको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करते हैं या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो हमारी नीड्स के मुताबिक होगा। और फिर उस प्रोसेस हुए डाटा को आउटपुट के जरिए सिस्टम हमें प्रोवाइड कर देगा। तो जिन 4 चीजों से हमने सिस्टम की कंप्यूटर की डेफिनेशन की थी वो 4 असल में कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसीजर्स हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट, ये वो बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनकी बेस पर एक कंप्यूटर जो वो ऑपरेट करता है। अब
उस इनपुट और आउटपुट की बेस पर बहुत सारे यहां पर आप एरोज देख सकते हैं जो हर जो स्पेसिफिक टास्क है या एक स्पेसिफिक ऑपरेशन है उसके पाथ को बताता है। अगर मैं सिंपल से एक बात करूं, हमने कोई इनपुट प्रोवाइड किया, वो गया कॉम्बिनेशन लॉजिक सिस्टम में, सिंपली यहीं पे ही सॉल्व हो गया, वो हमारे पास आउटपुट में आ गया। बट हर इनपुट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक इनपुट दिया और वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक से किधर चला गया, रजिस्टर्स की तरफ, रजिस्टर से वो वापस आ गया कॉम्बिनेशनल लॉजिक में, और कॉम्बिनेशनल लॉजिक से वो अगेन चला गया मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से वो आ गया कंट्रोल यूनिट में। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कंप्यूटर को इनपुट देंगे, जो भी प्रोसीजर उससे रिक्वायर्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम उसका पाथ बनाएगा। लेकिन बेसिक स्टेप्स वही हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है और आउटपुट है। यही बेसिक 4 कंपोनेंट है जिसकी बेस पर एक कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी या प्रोसेसिंग होती है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करें। जो डाटा प्रोसेसिंग की स्टेजेस हैं हम यहां पर देख सकते हैं, जो आपको सारा कुछ मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हुआ हूं कि हम डाटा को स्टोर करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, ये एक सर्कल है। अगर आप कोई चीज इनपुट करते हैं और वो प्रोसेस होती है, अब पॉसिबली उसका आउटपुट अगेन एज ए इनपुट भी यूज हो सकता है। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है। तो यहां तक था, ये हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स है। अगर मैं उसकी समरी करना चाहूं तो यहां पे कुछ पॉइंट्स जो एज ए समरी लिखी हुई है। कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स या हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिक कंपोनेंट कंप्यूटर्स आर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारे पास एक कंप्यूटर के अंदर या इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। ये सभी आपको पॉइंट्स बता रहा हूं इन द व्यू ऑफ एमसीक्यूज के, उनके हवाले से इन क्वेश्चंस को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस आर डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर डाटा, कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन है जिससे हम रिजल्ट्स को, प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स को वसूल करते हैं। उसके बाद सेंसर्स आर आल्सो इनपुट डिवाइसेस जो डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। मॉनिटर्स जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम विजुअल या नॉन विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। उसके बाद प्रिंटर जो है वो पेपरलेस, पेपर जो है, पेपर में जो प्रिंटर हमें आउटपुट देता है वो उसकी हार्ड कॉपी कहलाता है। उसके बाद कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन है वो सीपीयू में परफॉर्म होते हैं जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये मेमोरी यूनिट है और इसके अंदर तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। रैम जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है और ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। उसके बाद रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल है, ये परमानेंट मेमोरी है। उसके बाद आगे हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है जो डाटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। और यूएसबी जो है वो ऑल्सो नॉन वोलाटाइल है जो स्टोरेज डिवाइस के तौर पर, प्लग एंड प्ले डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। दैट्स इट फॉर द सेशन। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।